चलो अपने टॉपिक पे आओ, थर्मो पे। कहाँ ये तो पॉइंटर समझा दे, ठीक है, कर लेना। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, मुझे डाउट रहता है कि कभी आ गया और तुम ना कर पाओ। भरोसा नहीं है मुझे तुम्हारे पे, रत्ती भर भरोसा नहीं है सच में। जब तुम पेपर करके आ जाओगे तब बोलना कि सर यस कर लोगे। पॉइंट क्या था? पॉइंट था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का, दिस वाज द पार्ट फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इतनी चीज़ें कोई एक्सप्लेन नहीं करता डिग्री ऑफ फ्रीडम में। अब देखो होता क्या है, अब हमें निकालनी है कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तुमने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट सुना है? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कंसेप्ट, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या, लॉ है। उसने कहा था कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब अगर हमें एक ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ दिखाना है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम एक एटम के लिए कितना कंट्रीब्यूट करती है? हाफ kT कंट्रीब्यूट करती है। अगर हम एक मोल की बात कर रहे हैं कि एक डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कंट्रीब्यूट करेगी एक मोल के लिए हाफ RT कंट्रीब्यूट करेगी। ये किसके लिए है? एक एटम, वन एटम और मॉलिक्यूल, वन एटम और वन मॉलिक्यूल। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, मैं पहले क्लियर बोल रहा हूं, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए जो एक डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मोशन दिखाना है, उसके लिए जो उसे एनर्जी चाहिए वो कितनी होती है? हाफ kT होती है। समझ रहे हो? जो थर्मल एनर्जी थी उसकी हाफ चाहिए होती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मॉलिक्यूल में उसमें पूछ रहा है, एक मोल में पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना, हाफ RT कर दोगे। राइट? अब देखो सिंपल, अब देखो और बिजी हो गया, हाफ RT कर दोगे, सिंपल सी बात है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, किसके कितने मोड होते हैं, टोटल एनर्जी क्या होगी। भाई टोटल एनर्जी क्या होगी? देखो ये सारी चीज़ें जो कंसेप्ट होता है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये सारी चीज़ें जो एक्सप्लेन करती है वो करती है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, कि एक एटम है वो हाफ kT कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, ट्रांसलेशनल के लिए टोटल जो एनर्जी कंट्रीब्यूट करेगा वो कितनी होगी, 3/2 kT। समझ रहे हो? जो इंटरनल एनर्जी होती है एक ट्रांसलेशनल मोड की, उसी को हम बोल देते हैं इंटरनल एनर्जी। भाई जितना वो कंट्रीब्यूट करेगा, एक एटम जो टोटल ट्रांसलेशनल के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, हमें पता है 3 मोड होते हैं ट्रांसलेशनल के, तो 3/2 kT आ जाएगा। तो वो 3/2 kT जो होती है इक्वल टू इंटरनल एनर्जी हो जाता है। और ये एक्सप्रेशन आता कहाँ है, कहाँ से एक्सप्लेनेशन मिलता है? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो वो क्वांटम अप्रोच है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करता है कि ये चीज़ें जो आज हम पढ़ रहे हैं वो कैसे आई। भाई हम सिंपल सा मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक पे पहुंच जाते हैं, तो चीज़ें बदलती कैसे है, कैसे हम उसमें चेंज देखते हैं। तो देखो पूरी मैं टेबल बना रहा हूँ कि हमारे पास कौन कौन से मोड हो सकते हैं। ऊपर लिखो मोड, ठीक है, कि हमारे पास मोड कौन से हो सकते हैं। तो हमारे पास ट्रांसलेशनल मोड हो सकता है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल, बेंडिंग, बेंडिंग भी तो हो सकता है भाई। ये एटम है ए और बी, ये आपस में इधर की तरफ बेंड भी तो कर सकते हैं, ऊपर की तरफ बेंड भी तो कर सकते हैं। और स्ट्रेचिंग, आई होप दिख रहा होगा, लास्ट पॉइंट डाला है मैंने, स्ट्रेचिंग। राइट? अब देखो ट्रांसलेशनल के लिए अगर मैं सिंपल सा एक एटम लूं, एक एटम कोई भी, हीलियम एटम ले लिया या ए टाइप एटम ले लिया, तो उसमें जो टोटल ट्रांसलेशनल मोड होते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। रोटेशनल मोड कुछ नहीं होता है, वाइब्रेशन मोड कुछ नहीं होता है, बेंडिंग भी कुछ नहीं होती है, और ना ही स्ट्रेचिंग होती है। राइट? जब मैं किसी मॉलिक्यूल की बात करता हूं, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी मॉलिक्यूल की, अब वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूल कि क्या वो लीनियर मॉलिक्यूल है या फिर वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। वो डिपेंड करेगा कि वो लीनियर मॉलिक्यूल है या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो लीनियर के लिए अलग आता है, लीनियर के लिए अलग आता है, वाइब्रेशन, और नॉन लीनियर के लिए अलग आता है। राइट? ठीक है? अब देखो सबसे पहला पॉइंट तो क्लियर हो गया। तो मैं तुम्हें एक पॉइंट और बता रहा हूं, जो कोई भी एटम होगा हमारा, या कोई भी सिस्टम तुम्हें दे रखा है, कोई भी मॉलिक्यूल दे रखा होगा, उसमें जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी इज इक्वल टू 3n होगी। कितनी होगी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3n होगी।
where n is equal to number of atom, where n is equal to number of atom। अगर हमारे पास एक ही एटम है, अगर हमारे पास n इक्वल टू 1 है तो हमारे पास सिर्फ 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, और वो तीनों की तीनों किस में आ जाएगी, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोड में आ जाएगी, राइट। लेकिन अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल आ जाए तो मॉलिक्यूल में तो हमारा सब कुछ होता है, और उसमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ाऊं तो किस तरीके से हम इन चीज़ों को अरेंज करेंगे, कितने मोड होंगे उसमें, ट्रांसलेशनल कितने होंगे, रोटेशनल कितने होंगे, वाइब्रेशन मोड। तो सिंपल सी बात है, तो ट्रांसलेशनल हमारे हमेशा फिक्स रहते हैं, 3 ट्रांसलेशनल मोड हमेशा फिक्स रहेंगे, चाहे मॉलिक्यूल लीनियर हो या नॉन लीनियर हो या एटम हो या व्हाटएवर जो भी हो, वो 3 ही डायरेक्शन में जा सकता है, मैं भी 3 ही डायरेक्शन में जा सकता हूँ, XYZ, चौथी कोई डायरेक्शन नहीं है, समझ रहे हो। तो हमेशा ट्रांसलेशनल मोड होंगे 3 ही। अब लीनियर मोड की, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए जो रोटेशन होते हैं वो 2 मोड एक्टिव होते हैं, राइट। और जो हमारे नॉन लीनियर में जो रोटेशन से होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। तो मतलब हमारे टोटल मोड थे 3n, दिस इज अवर टोटल मोड। टोटल मोड में से 3 तो हमने लीनियर में दे दिए ट्रांसलेशनल को, और 2 दे दिए हमने रोटेशन को, तो बचे कितने, अरे बचे कितने, तो बच गए 3n माइनस के 5 मोड। तो 3n माइनस के जो 5 मोड होंगे वो सारे के सारे लीनियर एटम के लिए होंगे, चाहे वो कितने भी होगा। और इसमें 3 इंटू 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6। तो 3n माइनस के 6 जितने भी मोड बचे वो सारे के सारे हमारे क्या होंगे, वाइब्रेशन के होंगे, राइट। क्लियर है अब तक यहाँ तक पॉइंट। अब बेंडिंग और स्ट्रेचिंग क्या होती है। बेंडिंग तुम समझ चुके हो कि एक मॉलिक्यूल है, उसको मैं इस तरीके से बेंड कर सकता हूँ, ऊपर की तरफ खींच सकता हूँ, अगर इधर भी कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, इस तरीके से बेंडिंग मोड बनते हैं। तो एक्चुअल में बताने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन कभी किसी से पढ़ोगे नहीं तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही बता रहा हूँ। तो बेंडिंग मोड भी का हमारे पास ऐसे ही जनरल फॉर्मूला होता है, और इसका होता है 2n माइनस के 4, और इसके लिए होता है 2n माइनस के 5। कि कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें बेंडिंग मोड कितने होंगे, 2n माइनस के 4। उसके पास नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए बेंडिंग मोड कितने होंगे, 2n माइनस के 5। अब आता है स्ट्रेचिंग मोड, कि स्ट्रेचिंग मोड कितने होंगे। तो स्ट्रेचिंग मोड जितने भी हमारे नंबर ऑफ एटम होते हैं, चाहे वो लीनियर हो नॉन लीनियर, सबके लिए सेम फॉर्मूला है n माइनस के 1। मतलब जितने उसमें बॉन्ड प्रेजेंट है वो सारे के सारे स्ट्रेच हो सकते हैं, चाहे उसमें 1000 बॉन्ड हो, चाहे उसमें 2000 बॉन्ड हो, चाहे 500 हो, चाहे एक भी ना हो। अगर एक भी बॉन्ड नहीं है, जैसे एटम है, एटम खाली क्या है, एक हीलियम एटम है, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं व्हाट इज द हाउ मेनी स्ट्रेचिंग मोड इन हीलियम एटम, तो कैसे स्ट्रेच करोगे जब बॉन्ड ही नहीं है। अरे बॉन्ड होगा तभी तो स्ट्रेच कर पाओगे, जब बॉन्ड ही नहीं है तो स्ट्रेच कैसे करोगे। तो एटम के लिए जो हमारा बेंडिंग मोड होता है वो भी 0 होता है, स्ट्रेचिंग मोड होता है वो भी 0 होता है, वाइब्रेशन भी 0 होता है, रोटेशन भी 0 होता है। तो एटम के लिए सिर्फ ट्रांसलेशनल मोड होता है, सिर्फ ट्रांसलेशनल मोड, राइट। क्लियर है बात। अब देखो, अगर मैं इनकी एनर्जी की बात करूं, ये तो वाइब्रेशन मोड के लिए छोड़ दो, दिस इज योर वाइब्रेशन मोड, इसके लिए अभी छोड़ दो, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं अगर पूछूं कि जो टोटल ट्रांसलेशनल है वो इंटरनल एनर्जी को कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कितना, तुम्हें पता है कि एक मोड हाफ kT को कंट्रीब्यूट करता है, तो ट्रांसलेशनल एक एटम के लिए कितनी हो जाएगी, 3/2 kT। तो जो हमारा एक एटम के लिए इंटरनल एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 3/2 kT कंट्रीब्यूट करता है, राइट और रॉन्ग। अब देखो क्या, तुम एक टेबल अलग ही बना लो। पहली टेबल तो ये बन गई जिसमें तुम मोड निकालोगे, चलो मोड की थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें एनर्जी का कंसेप्ट बताता हूँ। पहले तुम्हें यही नहीं पता लगेगा कि लीनियर मॉलिक्यूल कौन से है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कौन से है। चलो डालो पहले तो हेडिंग, तुम्हें मोड ही निकालने सिखा देता हूँ, स्ट्रेचिंग। 3 एग्जाम्पल लूंगा बस, उन्हीं से क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी होगी तो तुम्हें सारे लीनियर एटम पता होंगे। पहले तो ये देख लो, ये होता है हमारा एटम तो कोई भी हो सकता है, तुम्हें बोलेगा लीनियर मॉलिक्यूल कौन से होंगे, लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, और एक होता है प्लेनर मॉलिक्यूल या नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। ठीक है, इनमें भी मैं कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, प्लेनर और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। देखो लीनियर मॉलिक्यूल वो सारे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा या sp हाइब्रिडाइज सिस्टम होगा, वो सारे के सारे जितना भी मैं तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया, सारे के सारे जितने sp हाइब्रिडाइज में है वो सारे के सारे क्या थे, लीनियर थे। जैसे एग्जांपल ले लो, CO2 ले लो, sp हाइब्रिडाइज है तो CO2 क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है, राइट। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल ले लूँ C ट्रिपल बॉन्ड C, ये क्या है, एक लीनियर मॉलिक्यूल है।
जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल ले लूँ HCP, ये मॉलिक्यूल ले लिया, तो HCP का जानते हो मतलब, मैं वहाँ पे भी बताया था, इसका मतलब ये होता है, तो ये भी लीनियर है। HCN ये भी क्या होगा, लीनियर होगा, राइट और रॉन्ग। ऐसे ही एजाइड ले लो, एजाइड क्या होता है, N डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, और इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, तो ये भी क्या होता है, लीनियर होता है। तो वो सारे के सारे एटम, जैसे I3 नेगेटिव ले लो, ये भी क्या होता है, लीनियर। जैसे BeCl2 ले लो, ये भी क्या होता है, लीनियर। और लीनियर के लिए तुम्हें फॉर्मूला तो बता रखा है ना, बता रखा है केमिकल बॉन्डिंग में जो बताए, ठीक है। वो सारे के सारे मॉलिक्यूल लीनियर होंगे। दूसरा, जितने भी होमो या हेट्रो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल होंगे, जितने भी होमो या हेट्रो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल होंगे, चाहे वो कोई भी हो, H2O2 N2, वो सारे के सारे तुम्हारे किस में आ जाएंगे, लीनियर मॉलिक्यूल में आ जाएंगे। लीनियर समझ रहे हो ना, एक स्ट्रेट लाइन डाल दो, अगर वो इस स्ट्रेट लाइन पे प्रेजेंट है तो वो लीनियर है, अगर वो स्ट्रेट लाइन के थोड़ा भी नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो वो सारी की सारी कैटेगरी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में आ जाएगी। समझ रहे हो, वो सारी की सारी कैटेगरी नॉन लीनियर मॉलिक्यूल में आ जाएगी। तो जितने भी एग्जांपल है, CO2 हो गया, HCN हो गया, CP हो गया, C हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हो गए, लीनियर मॉलिक्यूल के हो गए। बहुत होते हैं, BeCl2 ले लो, जितने भी sp हाइड्राइड्स मैंने तुम्हें बताए थे केमिकल बॉन्डिंग में, A to Z सब। नॉन लीनियर में क्या आता है, नॉन लीनियर का मतलब हो गया कि वो बेंट है किसी भी तरीके की। जैसे मैं तुम्हें ओजोन बोल दूं, O3 क्या होती है, बेंट होती है कि नहीं होती, बोलो, अरे होती है कि नहीं होती, इस तरीके से बेंट होती है कि नहीं होती, पॉजिटिव या इसके साथ तुम ऐसे तरीके से ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बेंट स्ट्रक्चर होती है कि नहीं होती। जितनी भी बेंट फॉर्म मिले, कोई भी हो, अब देखो तुम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन डालोगे, क्या स्ट्रेट लाइन पे, ये स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं तीनों एटम, नहीं आ रहे। अगर स्ट्रेट लाइन डालते ही उसी स्ट्रेट लाइन पे सारे एटम आ जाए तो वो लीनियर है, अगर उस स्ट्रेट लाइन पे सारे एटम ना आए तो वो नॉन लीनियर है। तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल हो गया, OCS हो गया, CO3 हो गया, OCS हो गया, ये जितने भी मॉलिक्यूल है ये सारे के सारे नॉन लीनियर में आ जाएंगे, राइट। मैं तुम्हें क्लियर बता दिया, तुम एक लाइन डाल दो, कोई भी एटम लो, उसमें एक लाइन डालो, अगर लाइन डालने के बाद सारे के सारे एटम उस लाइन के ऊपर आ गए तो वो लीनियर, अगर उस लाइन के ऊपर एक ऊपर भी चला गया, नीचे भी चला गया, तो नॉन लीनियर में डाल देना उसको। तो अब मुझे बताना ना पड़े कि जो प्लेनर और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल होते हैं या एरोमेटिक सिस्टम होते हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, अरे बोल दो भाई, वो सारे के सारे एटम किस में आ जाएंगे, नॉन लीनियर में आ जाएंगे। कैसे, जैसे तुम बेंजीन ले लो, बेंजीन के तुम एक स्ट्रेट लाइन डाल दी, क्या सारे के सारे एटम इस स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, घंटा कोई भी नहीं आ रहा है, तो किस में आ गए, नॉन लीनियर में आ गया कि नहीं आ गया। कोई भी प्लेनर मॉलिक्यूल ले लो, ये मॉलिक्यूल ले लिया, ये भी क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया। तो तुम्हारा कोई भी मॉलिक्यूल प्लेनर हो, एरोमेटिक हो, नॉन एरोमेटिक हो, ये देखो ये भी क्या आ जाएगा, ये तुमने स्ट्रेट लाइन डाली, ये 2 कार्बन तो स्ट्रेट लाइन पे आ गए, लेकिन ये बाकी के 2 हाइड्रोजन थे, ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आए, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, नॉन लीनियर। तो बस लीनियर मॉलिक्यूल वही होंगे, उस मॉलिक्यूल के थ्रू एक एक्सिस डाल दो, अगर उस एक्सिस पे सारे एटम के बीच में से वो क्रॉस हो गई सब के सब, तो वो लीनियर है। अगर एक एटम भी इस एक्सिस से इधर हो गया, इससे इधर हो गया, तो वो सारे के सारे नॉन लीनियर है। कहानी खत्म होगी, चाहे उसमें तुम एरोमेटिक डालो, चाहे नॉन एरोमेटिक डालो, या साइक्लिक सिस्टम डालो, ए साइक्लिक डालो, कुछ भी डाल दो, खुद बैठ जाओ आके, तब भी वो नॉन लीनियर ही रहेगा। क्लियर है बात, क्लियर है ना। अब देखो जैसे एग्जांपल और ले लो, NO2 पॉजिटिव क्या होता है, लीनियर होता है, लो डबल बॉन्ड हो, लो एटम डालो, आ गया। NO3 नेगेटिव क्या होता है, नॉन लीनियर होता है, NO3 नेगेटिव, ये ऑक्सीजन हो गया, लो O नेगेटिव, कैसा होता है, नॉन लीनियर होता है। तो ये सारे एग्जांपल बहुत है, बताने को तो तुम्हें बता दूं, लेकिन जितने केमिकल बॉन्डिंग कंसेप्ट बताए थे वही सारा लगना है। सिंपल सी एक बात याद रखो, एक एक्सिस डालो, उस एक्सिस पे अगर सारे एटम आ गए तो लीनियर, अगर नहीं आए तो नॉन लीनियर। बस लीनियर के लिए तुम्हें फॉर्मूला अलग बताया है। लीनियर के लिए ट्रांसलेशनल इक्वल टू तो 3 ही होगा, ट्रांसलेशनल तो 3 होंगे, रोटेशनल हमेशा 2 ही होंगे, और वाइब्रेशन कितने होंगे, 3n-5 टोटल वाइब्रेशन होंगे, राइट और रॉन्ग। नॉन लीनियर के लिए जितनी भी कैटेगरी है, इन नॉन लीनियर के लिए ट्रांसलेशनल इक्वल टू 3 होंगे, रोटेशनल भी 3 होंगे, और जो वाइब्रेशन आएंगे 3n-6 हो जाएंगे। लो कहानी खत्म। बहुत बच्चे यूट्यूब पे मैसेज कर रहे थे मुझे कि सर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हमें नहीं पता, बता दो। हो गया क्लियर, ये है तुम्हारा लीनियर और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। चलो अब एग्जाम्पल करते हैं, एक एक एग्जाम्पल, उनके सारे मोड निकालने सिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, सब कुछ।
ठीक है। चलो अगर मैं तुम्हें बोल दूं सबसे पहले बोल दूं कि मोड बताओ, हाउ मैनी मोड प्रेजेंट, टोटल मोड बताओ, मोड का कंट्रीब्यूशन, मॉलिक्यूल लिख रहा हूँ मैं तुम्हें, जैसे मैंने H2 मॉलिक्यूल लिखा, इसमें मुझे सारे मोड बताने हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन। जैसे मैंने CO2 मॉलिक्यूल रखा, जैसे मैंने नेफ्थलीन रख दिया, ठीक है। बताओ सब में मुझे बताने हैं ट्रांसलेशनल कितने होंगे, रोटेशनल कितने होंगे, वाइब्रेशनल कितने होंगे, स्ट्रेचिंग कितनी होंगे और बेंडिंग मोड कितने होंगे। हर किसी के लिए बोलो कितने होंगे, बोलो भाई कितने होंगे। तो सिंपल है, सबसे पहले देखो H2 है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 3n, हर किसी के पास 3n होगी। n इक्वल टू कितना दे रखा है यहाँ पे 3 दे रखा है, तो 3 3 हो, मतलब इसके पास टोटल 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, राइट। अब देखो फॉर्मूला लगाओ सिंपल, H2 पहले तो देखो बेंट स्ट्रक्चर होती है, इसका मतलब नॉन लीनियर है, राइट और रॉन्ग, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर का मतलब ट्रांसलेशनल तो हमेशा 3 होंगे, रोटेशनल कितने होंगे, जब नॉन लीनियर है तो 3 ही हमारे क्या होंगे, रोटेशन होंगे। अब वाइब्रेशनल के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, 3n माइनस के 6, तो 3 3 9 माइनस के 6 इक्वल टू 3, और 3 कितने आ गए, वाइब्रेशनल मोड। अब गिन लो टोटल मोड कितने हो गए, 3 6 9, 3 6 9, और टोटल भी कितने आए थे 9। तो इस तरीके से कंट्रीब्यूट होता है। ये 2 पार्ट एक्स्ट्रा है, ये 2 पार्ट एक्स्ट्रा है। तो स्ट्रेचिंग मोड बताओ, स्ट्रेचिंग मोड कितने होते हैं, n माइनस के 1। n देखो कितने एटम है, 3 में से गया कितने बच गए 2, तो 2 स्ट्रेचिंग मोड है। और वैसे भी तो तुम देख ही सकते हो, ये वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर होती है, इसके पास एक बॉन्ड प्रेजेंट ये है, एक बॉन्ड ये है, तो इस बॉन्ड के थ्रू स्ट्रेचिंग हो सकती है, इस बॉन्ड के थ्रू स्ट्रेचिंग हो सकती है। तो जितने बॉन्ड प्रेजेंट है, जैसे मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल दे कोई मॉलिक्यूल कि बता भाई इस मॉलिक्यूल में कितने स्ट्रेचिंग मोड है, जितने बॉन्ड प्रेजेंट है इतने ही स्ट्रेचिंग मोड है। बस वो तो फॉर्मूला है n माइनस के 1, इन्हीं तरीके से तो आया है। फॉर्मूला लगा लो, 1 2 3 4 5, 5 एटम है, 5 माइनस के 1 इक्वल टू 4। समझ रहे हो। तो बस ये स्ट्रेचिंग मोड आ गया। बेंडिंग मोड कैसे निकालोगे, बेंडिंग तो बेंडिंग के लिए भी बड़ा सिंपल है, पूछ लेता है कभी कभी एनईटी में। बोलो बेंडिंग मोड तो कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर है। नॉन लीनियर के लिए बेंडिंग मोड कितना बता रखा है, 2n माइनस के 5, तो 2 इंटू 3 माइनस के 5, 3 दूनी 6 माइनस के 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 बेंडिंग मोड आ जाएगा। कि इस मॉलिक्यूल को हम एक ही तरीके से बेंड कर सकते हैं, या तो इस तरीके से कर लो या इन्हें ऊपर कर लो, मतलब दोनों को एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, अलग अलग तो कर ही नहीं सकते। तो एक बेंडिंग मोड आ गया, क्लियर है बात। तो इस तरीके से तुम्हारे मोड निकल जाते हैं, कर लोगे। चलो CO2 के लिए बताओ, CO2 में भी 9 मोड ही होंगे, CO2 में भी कितने होंगे 9 मोड, लेकिन ये मॉलिक्यूल क्या है, लीनियर है, राइट और रॉन्ग। अब लीनियर मॉलिक्यूल है, 3 तो इसके पास ये हो गए ट्रांसलेशनल, 2 इसके पास रोटेशनल हो गए, और 4 मोड क्या हो गए, वाइब्रेशन हो गए। स्ट्रेचिंग मोड कितने होंगे, 2 होंगे, और 2n माइनस के 4 इसमें फॉर्मूला लगा दो, तो 2 इंटू n की वैल्यू कितनी है 3 माइनस के 4, 6 माइनस के 4 इक्वल टू कितना आ गए 2, इसमें बेंडिंग मोड आ गई। बेंडिंग मोड तुम सीख जाओगे जब तुम्हें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे, इस तरीके से कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, या इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, इस तरीके से ये बेंडिंग मोड होते हैं। सीख जाओगे तुम जब IR स्पेक्ट्रोस्कोपी सीखेंगे, ठीक है। अब बस नेफ्थलीन का खुद से फाइंड आउट करना। और सुन लो मेरी बात, एग्जाम में कभी कभी बस तुम्हें नेफ्थलीन लिख के दे देता है, वो तो तुम्हें सारे एटम काउंट करने हैं। ये देखो हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन। बेंजीन का आ चुका है तुम्हारे पास, बेंजीन का क्वेश्चन आया था 2017 में। बेंजीन में कितने वाइब्रेशन मोड होते हैं, देखो करो, तो करोगे तो कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए 18 हो गए, राइट। टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 18 इंटू 3, 88 88 54, मतलब 54 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। ट्रांसलेशनल कितने होंगे, ट्रांसलेशनल 3 ही होंगे। मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन लीनियर, तो रोटेशनल भी कितने होंगे 3 ही होंगे। और वाइब्रेशनल कितने होंगे, तो वाइब्रेशनल में कितना आ जाएगा 3n माइनस के 6 लग जाएगा, तो 3 इंटू 18 माइनस के 6, तो कितना होगा 54 माइनस के 56 इक्वल टू कितने आ गए 48 मोड तुम्हारे वाइब्रेशनल आ गए, क्लियर है। और वो स्ट्रेचिंग मोड तुम निकाल ही सकते हो, n माइनस के 18 माइनस तो 17, इसमें स्ट्रेचिंग मोड आ जाएंगे। बेंडिंग के लिए 2n माइनस के 5, तो इस तरीके से कोई भी बेंजीन का तुम्हारे पास आया था, बेंजीन जैसे C6 एंड 6 बेंजीन होते हैं, कितने होते हैं टोटल 12 एटम है, तो 12 इंटू 3 कितने आ गए 36, 36 में से 3 तो तुम्हारे क्या होंगे 3 ट्रांसलेशनल में चले गए,
3 रोटेशनल में चले गए, 6 चले गए और 30 बचे। 30 किस में आ गए? वाइब्रेशन में आ गए। लो, कोई भी एटम दे दे, कोई भी दुनिया का कोई सा भी एटम दे दे, उसमें मोड निकालने में अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी की, ठीक है। नॉर्मल स्पीड से मत देखना मेरे लेक्चर, वरना जैम का पेपर निकल जाएगा। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेना, 1.25 कर लेना या थोड़ी 1.5 पे देख लेना, ठीक है। और एकदम से स्पीड मत बढ़ाया करो, ऐसे करा करो, पहले 1.25 पे देखते रहो 15-20 मिनट देखते रहो, ठीक है। 15-20 मिनट देखने के बाद फिर स्पीड 1.5 कर दो, तो इससे ना तुम्हारा फ्लो बन जाएगा, तुम्हें ज़्यादा डिफरेंस पता नहीं लगेगा कि स्पीड में क्या होता है। जब 1.5 पे पहुंच जाओ तो देखते रहो, फिर उसके बाद थोड़ी सी देर बाद, मतलब 30-35 मिनट बाद या 40 मिनट बाद नेक्स्ट लेक्चर वो डायरेक्ट 1.2 से स्टार्ट कर दो, तो 1.75 से स्टार्ट कर दो। इस तरीके से स्पीड बढ़ा के देखोगे तो लेक्चर जल्दी खत्म हो जाएगी, चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये नहीं कि बस फिर स्पीड के चक्कर में तुम कंसेप्ट सीखना ही भूल गए। तो देख लेना अकॉर्डिंग, मैं तो स्पीड से देखूंगा अगर कोई देखता है तो। चलिए, क्या सिखा रहा था? इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही। आइए, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल, ठीक है। हमें पता है कि जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इक्विपार्टीशन रूल के अकॉर्डिंग ½ kT कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो हमारे पास अगर कोई एटम प्रेजेंट है और उस एटम के लिए कितनी होती है? 3 ट्रांसलेशनल होती है, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी, इंटरनल एनर्जी यहाँ U लिख लेता हूँ, U इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 3 × ½ kT, राइट और रॉन्ग? तो टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई? 3/2 kT। ये किसके लिए आई है? एटम के लिए। या मोल की बात कर ले उसकी, तो 3/2 RT। तो तुम समझ रहे हो आई थिंक कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो टोटल मोड की एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है? जो सिस्टम की खुद की एनर्जी हो, जो ट्रांसलेशनल एटम के पास है, इन टोटल मोड की जो एनर्जी को काउंट कर दूं मैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? इंटरनल एनर्जी। और यही एक्सप्रेशन तुम्हारा स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स से आता है, वही एक्सप्लेन करता है कि जो ये इंटरनल एनर्जी आई है एटम के लिए 3/2 RT क्यों आई है? क्योंकि बस इसमें ट्रांसलेशनल मोड ही एक्टिव है। क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल सही है। चलिए, इंटरनल एनर्जी आ गई। अगर तुमसे कोई वो पूछ ले लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ट्रांसलेशन कितना होगा? 3/2 kT कंट्रीब्यूट करेगा, आइटम में लिख देता हूं। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए भी कितना हो जाएगा? 3/2 kT, राइट। रोटेशन की बात, इसमें तो रोटेशन 0 है क्योंकि है ही नहीं इसमें मोड प्रेजेंट। अब देखो रोटेशन की बात करते हैं, ठीक है। रोटेशन में बात करेगा तो रोटेशन में लीनियर में कितने होते हैं? 2 मोड, तो 2 × ½ kT, तो T से T कट जाएगा। तो टोटल एनर्जी जो हमें लीनियर मॉलिक्यूल के लिए मिलती है रोटेशनल से, कितनी मिलती है? इंटरनल एनर्जी kT के इक्वल मिलती है, मतलब थर्मल एनर्जी के इक्वल। एंड नॉन लीनियर के लिए, नॉन लीनियर में 3 होता है, 3/2 kT, तो इक्वल टू कितना कंट्रीब्यूट करता है इंटरनल एनर्जी? 3/2 kT। यस और नो? ये हो गया रोटेशन के लिए। अब वाइब्रेशनल में जो होता है टेम्परेचर का पंगा होता है। इसमें क्या है? टेम्परेचर। अगर तुम्हारा टेम्परेचर क्वेश्चन में लो है, अगर टेम्परेचर लो है तो जो इसका वाइब्रेशन का इंटरनल एनर्जी में कंट्रीब्यूशन आएगा वो 0 आएगा। अगर तुम्हारा टेम्परेचर हाई है, तो जो वाइब्रेशन का कंट्रीब्यूशन होता है वो kT होता है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, मैं क्यों kT बोल रहा हूं। तुमने देखा था कि जो इंटरनल एनर्जी थी, मतलब जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी, जो उनके बीच में थर्मल एनर्जी का गैप था, वो ऑलमोस्ट इक्वल था kT के। इसलिए जो इसमें एक मोड का जो कंट्रीब्यूशन आता है वो कितना आता है? kT आता है। लेकिन kT भी तब आता है जब हमारा टेम्परेचर हाई गिवन हो। रूम टेम्परेचर पर कंट्रीब्यूट नहीं करता वाइब्रेशन। 20% वाइब्रेशन मोड एक्टिव होते हैं, बस ज़्यादा उसमें जाना नहीं है हमें, इतना स्पेसिफिक कोई पूछता नहीं। टेम्परेचर तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि लो टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, या तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि वाइब्रेशन मोड को कंट्रीब्यूट करो इंटरनल एनर्जी में या नहीं करो। वो सब कुछ क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन होगा, तो इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बुकमों में तो ये भी बोलते हैं कि रूम टेम्परेचर पर इतना कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो जरूरी नहीं है।
हर एटम मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशनल मोड का कंट्रीब्यूशन चेंज होता रहता है, हर किसी के लिए। लेकिन तुम्हें अगर पूछेगा क्वेश्चन में तो बस इतना ही पूछेगा कि टेम्परेचर हाई है कि टेम्परेचर लो है। टेम्परेचर लो है तो इंटरनल एनर्जी में उसका कंट्रीब्यूशन होगा 0, अगर टेम्परेचर हाई है तो उसका कंट्रीब्यूशन होगा kT। कर लोगे? अब जैसे kT तो 1 एटम के लिए है। अब देखो इसमें 3n-5 जितने भी मॉलिक्यूल आ जाए तो 3n-5 मॉलिक्यूल जितने भी मोड़ आ जाए इनटू kT कर दोगे, इसका कंट्रीब्यूशन 3n-6 जितने भी आ जाए इनटू kT। अगर मोल में बात कर रहा है ये एटम के लिए तो RT की मल्टीप्लाई कर दोगे, बस RT किसके आ जाएगा? पर मोल में आ जाएगा। क्लियर है बात? इन मोड के साथ RT की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तुम्हारा पूरा चार्ट है। अब टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? टोटल इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो कितनी होगी कि जो हमें ट्रांसलेशनल मोड से कंट्रीब्यूट होके मिली है, जो हमें रोटेशनल से कंट्रीब्यूट होके मिली है और जो हमें वाइब्रेशनल से कंट्रीब्यूट होके मिली है, उसी को हम टोटल बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? बोल दो यार, क्लियर है कि नहीं है? सब कुछ है? चलो आगे चलते हैं, आगे चलो। अब मैं तुम्हें इंटरनल एनर्जी निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है? बिल्कुल 3 एग्जाम्पल कराऊंगा। लीनियर, पहले एक एटम का, फिर एक मॉलिक्यूल का, मॉलिक्यूल में एक लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है? बस 3 ही एग्जाम्पल, उसी से तुम चीज़ें समझ जाओगे। जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूँ कोई भी एक हीलियम एटम ले रहा हूँ, एक एटम है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तुमसे पूछ रहा हूँ कि हीलियम एटम के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर। यू टोटल फाइंड आउट करो, राइट? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2, इस एटम के लिए Cp एंड Cv फाइंड आउट कर, क्या होगी? ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है कि इसके लिए ये क्या बोलते हैं इसको, साई इक्वल टू होता है Cp अपॉन में Cv, इसको फाइंड आउट करो, ठीक है? दिस इज द एटोमिसिटी। एटोमिसिटी ये रिप्रेजेंट करता है Cp अपॉन Cv के रिलेशन को। साई बोल दो या कुछ ही बोल दो, तुम्हारी मर्जी है। गामा अल्फा बोल, गामा अल्फा क्या बोलो, गामा बोल देना। गामा इज इक्वल टू क्या हो गया? Cp अपॉन में Cv। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एटोमिसिटी को। जो इसकी वैल्यू आएगी वो रिप्रेजेंट करेगी कि वो मोनो एटोमिक है, डायटोमिक है, ट्राई एटोमिक है, राइट? तो चलिए मैं एक पॉइंट क्लियर कराता हूँ। सबसे पहले हमारा हीलियम एटम है। हीलियम एटम में देखो कि हमारे कौन से मोड एक्टिव है। मोड कौन से? सिर्फ ट्रांसलेशनल है, और ट्रांसलेशनल कितने मोड है? 3, और 3 से कितना कंट्रीब्यूशन एनर्जी का मिल रहा है? 3/2 RT। अगर मैं जूल पर केल्विन पर मोल की बात कर रहा हूँ, पर मोल की, ध्यान रखना क्वेश्चन में पर एटम भी लिखा होता है, पर जब मैं मोल की बात कर रहा हूँ सिंपल है। तो हमारी हीलियम एटम के लिए जो इंटरनल एनर्जी आई टोटल कितनी आई? 3/2 RT आई, राइट? अब हमें निकालना है Cv एंड Cp एंड वी नो वेरी एट, अभी तो हमने हीट कैपेसिटी को इतनी गंदी तरीके से पढ़ के ही आए हैं। डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होती है? हीट कैपेसिटी। तो कुछ नहीं, जो इंटरनल एनर्जी आई है तो Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2 R हमारा कांस्टेंट है, तो डेल टी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वैल्यू ये कट जाएगा, तो हमारी Cv इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 3/2 R आ जाएगी। तो हमारी हीट कैपेसिटी फॉर हीलियम एटम कितनी आ गई? 3/2 R, या इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ? 1.5 R, या इक्वल टू मैं क्या बोल सकता हूँ? 1.5 इंटू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, जो मल्टीप्लाई करके x वैल्यू आ जाए वो मैग्नीट्यूड में हो सकती है। समझे? राइट और रॉन्ग? दूसरा, तुम्हें पता है कि Cp एंड Cv के बीच में रिलेशन होता है R का, तो कुछ नहीं, तो Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Cv प्लस के R, तो Cp इज इक्वल टू कितना हो गया? जो भी तुम्हारी वैल्यू आई थी वहां से 1.5 R प्लस के R इक्वल टू कितनी हो गई? 2.5 R हो गई। तो ये तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई? Cp की आ गई। अब तुम्हें निकालना है गामा। गामा इक्वल टू क्या होता है? Cp अपॉन में Cv, तो इक्वल टू Cp कितना है? 2.5 R अपॉन में Cv कितना है? 1.5 R। R से R कट जाएगा, इससे ये काट दोगे तो 5 5 25, 5 15, 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 1.66 आ जाएगा। तो जो ये गामा की वैल्यू इक्वल टू 1.66 आ रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है कि जो हमारा एटम है उसकी जो एटोमिसिटी है वो इक्वल टू क्या है? 1 है। बोलो।
पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? बोल दो भाई, आज तो थक गया मैं भी। हीलियम एटम समझे? चलो ये थी एटम के लिए। ऐसे ही तुम्हें मॉलिक्यूल के लिए निकालनी है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये किसकी थी? सिर्फ एटम के लिए, जब हमारी क्या हो, मोनो एटॉमिक गैस हो, मोनो एटॉमिक गैस। ठीक है, चलिए तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना आ गया? 1.66। अब बात करते हैं डाई एटॉमिक पे। कोई भी H2 ले लो, O2 ले लो, N2 ले लो, व्हाटएवर जो भी मन करे, कोई भी गैस ले लो डाई एटॉमिक। होमो है हेट्रो, मॉलिक्यूल तो लीनियर ही होगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर तुम्हें बोल दे कि H2 के लिए, H2 मॉलिक्यूल के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी बता कितनी होगी, Cp एंड Cv बता कितने होंगे, और गामा बता कितना होगा, तो हाउ विल यू कैलकुलेट? वेरी इजी। H2 मॉलिक्यूल के लिए पहले तो देखो कितने मोड होते हैं, तो 3 × 2 इक्वल टू होते हैं 6 मोड, राइट? अब देखो 6 मोड होते हैं। अब हमें पता है कि ट्रांसलेशनल मोड होते हैं 3, रोटेशनल मोड हो गए 2, भाई लीनियर मॉलिक्यूल है, और वाइब्रेशनल हो गया 1। अब यहां से कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। अब देखो दो तरीके से इसके दो आंसर आ सकते हैं, दो आंसर। पहला आंसर ये कि उसने हाई टेम्परेचर की बात की है, हाई टेम्परेचर की बात की है, और हाई टेम्परेचर का मतलब ये है कि तुम्हें वाइब्रेशन को कंसीडर करना है, वाइब्रेशनल को कंसीडर करना है। तो जब तुम वाइब्रेशन को कंसीडर करोगे तो हमसे इंटरनल एनर्जी का कंट्रीब्यूट इससे कितना मिलेगा, 3/2 RT, प्लस इससे कितना मिलेगा, 2 × ½ RT, राइट? प्लस के 1 है तो 1 × कितना हो जाएगा, RT। तो तुम्हारी टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3/2 RT, प्लस से कट जाएगा तो RT कितना हो जाएगा, 2 RT हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 3 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7/2 RT हो जाएगा। ये कब है, जब तुम्हारी हाई टेम्परेचर और मैंने वाइब्रेशन को कंसीडर किया है। अब इसी से अगर तुमसे CV पूछ ले तो सिर्फ कुछ नहीं, टेम्परेचर हटा दो, तो CV = कितना आ जाएगा, 7/2 R। अगर तुमसे CP पूछ ले तो उसमें R प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा, 9/2 R। अब अगर तुमसे ये पूछ ले तो ये कितना हो जाएगा, 9/2 R अपॉन में 7/2 R, इससे ये कट जाएगा तो 9 कितना आ जाएगा, 7। इससे ये करोगे तो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी 1.9 को डिवाइड करो, कितना बचा, 2 बचे ना, 1.2, ठीक है, हाँ 1.27 के अप्रोक्स आ जाएगी, राइट? तो ये 1.27 वैल्यू गामा = आई। ये किसको कर रहा है कि गैस जो है हमारी डाई एटॉमिक गैस है, और वो डाई एटॉमिक गैस में वाइब्रेशन मोड एक्टिव है, राइट और रॉन्ग? क्लियर है? 1.27 ये तब है जब हमने वाइब्रेशनल मोड को कंसीडर किया है। लेकिन अगर हम वाइब्रेशनल मोड को कंसीडर ना करें, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं वाइब्रेशनल मोड को कंसीडर ना करूं, लो टेम्परेचर कंडीशन पे मैं निकालना चाह रहा हूं, लो टेम्परेचर कंडीशन पे मैं सारी चीजें निकालना चाह रहा हूं, तो उस केस में क्या होगा? अरे उस केस में क्या होगा, उस केस में हम इसको क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो हमारी इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, 3/2 RT प्लस के RT इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/2 RT। दिस इज योर इंटरनल एनर्जी एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पे क्या है, डोंट कंसीडर वाइब्रेशनल मोड, डोंट कंसीडर वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूशन, वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूशन इन एनर्जी, ठीक है, कर लेना, राइट? तो अब हमारा CV निकालना है, तो CV = कितना हो जाएगा, सिंपल 5/2 R। तो हमारा CP निकालना है, तो बस R ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 7/2 R। अब तुम्हें ये निकालना है गामा, और ये = कितना हो जाएगा, 7/2 R अपॉन में 5/2 R, ठीक है, R से R ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7/5। 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.4 के अप्रोक्स आ जाएगा। बोलो क्लियर है कि बात नहीं है? तो जो ये 1.4 वैल्यू और इससे पहले कितने आई थी, 1.27 वैल्यू गामा की, तो ध्यान रखना गामा की वैल्यू, जब गामा की वैल्यू 1.7 है तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है,
और वाइब्रेशनल मोड भी हमारे एक्टिव है, मतलब उनका भी कंट्रीब्यूशन कंसीडर किया। और जब तुम्हारा 1.4 है इसका मतलब भी डाई एटॉमिक है, और तुम्हारा वाइब्रेशनल बस इसमें कंसीडर नहीं है। ये डिफरेंस है। कर लोगे? बोलो भाई, कर लोगे? इसमें तो कुछ नहीं है इतना। अब देखो मैग्नीट्यूड में पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर, क्या पूछ लिया। अब देखो इसमें बनाने को तो क्वेश्चन मैं भी बना दूं, वो तुम्हें बोल देगा कि टेम्परेचर इक्वल टू 500 केल्विन है या वट एवर टेम्परेचर दे दे, और बोल देगा कि बता इंटरनल एनर्जी। मैग्नीट्यूड में पूछ लेगा तो कुछ नहीं करना, आर है 8.314 जूल पर केल्विन, टेम्परेचर की जगह वैल्यू पुट कर दो, ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दो, जो आ जाए तुम्हारी इंटरनल एनर्जी। क्लियर है ना बात? अब मैग्नीट्यूड में पूछ लिया, मैं क्या कब तक कराता रहूँगा ऐसे, समझना तो पड़ेगा ना तुम्हें भी। पॉइंट सबका क्लियर है? अब तुम्हें सारी चीज़ ऐसी आएगी। चलो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो गया। अब मैं बता देता हूँ तुम्हें CO2 की, एक लीनियर मॉलिक्यूल, नॉन लीनियर का खुद निकाल लेना। कोई भी ले लो, CO2 ले लो, HCl ले लो, HCP ले लो, वट सारे लीनियर मॉलिक्यूल। तो मैं क्या ले रहा हूँ? CO2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। ठीक है, टोटल मोड कितने हो गए? 9। ठीक है, अब देखो ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, दिस इज वाइब्रेशनल। ठीक है, तो हमें पता है CO2 में कितने हो गए? 3 ट्रांसलेशनल हो गए, 3 रोटेशनल हो गए, और 3 ही क्या हो जाएंगे? वाइब्रेशनल हो जाएंगे। लीनियर है नहीं, 4 हो गए। लीनियर मॉलिक्यूल है ना, तो 2 ये होंगे और 4 क्या होंगे? ये होंगे। तो कितने हो गए? 3 और 2 5 और 4 9। अगर मैं हाई टेम्परेचर की बात करूं, केस फर्स्ट ए, हाई टेम्परेचर की बात करूं, देखो 300 केल्विन टेम्परेचर तक इसका कंट्रीब्यूशन वाइब्रेशन का नहीं आता। लेकिन अगर तुम्हें टेम्परेचर कभी दे दे, 400 केल्विन दे दे या 500 केल्विन दे दे, तो तुम वाइब्रेशन मोड को कंसीडर कर लेना। लेकिन 300 केल्विन दे दे तो 300 केल्विन पर वाइब्रेशन मोड का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, या होता भी तो है तो 0.2%, बस 20% कंट्रीब्यूशन होता है। तो कभी कभी तुम्हें टेम्परेचर की फॉर्म में दे दे तो 300 केल्विन तक, रूम टेम्परेचर तक वाइब्रेशन मोड एक्टिव नहीं होता, बहुत कम एक्टिव होता है। और अगर तुम्हें टेम्परेचर लिख के ही दे दे, तुम्हारी सेंस ही चेक कर रहा है, 400 केल्विन दे दे, 500 दे दे, 600 दे दे, 1000 दे दे, तो उस केस में तुम्हें उसे हाई टेम्परेचर मोड मान के ही वाइब्रेशन मोड को कंसीडर कर लेना है। ठीक है, अब देखो इंटरनल एनर्जी में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 3/2 RT प्लस के 2 × ½ RT प्लस के 4 RT, राइट और रॉन्ग? कर दोगे, काट दोगे, 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 13/2 RT आ जाएगा। इसका आ जाएगा ना, 4 दूनी 8। हाँ ठीक है, CP निकाल दो यार और CV निकाल दो। CV इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13/2 R, और ये कितना हो जाएगा? 2 से जोड़ दोगे 15/2 R। बस इनको कर लेना और ऐसे खेल चलता रहता है। ठीक है, लो टेम्परेचर लोगे B, अगर लो टेम्परेचर लोगे तो लो टेम्परेचर पर इसका कंट्रीब्यूशन मत लेना, काट दो इसको। काटते ही तुम्हारा कितना हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 5/2 RT हो जाएगा भाई, 2 ये इससे हो जाएगा 3 5/R2। CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? CP एंड CV, ये 5/2 R हो गया, ये कितना हो गया? 7/2 R हो गया। बस सिंपल। अब ये निकालना है, ये भी इक्वल टू 1.44 आ जाएगा। तो ये ट्राई एटॉमिक गैस के लिए भी आता है, कंफ्यूज मत हो जाना। ट्राई एटॉमिक CO2 लीनियर के लिए भी, CO2 लीनियर के लिए भी यही आता है गामा। तो गामा की वैल्यू फिक्स नहीं है, ध्यान रखना जनरली। और हाई टेम्परेचर पे ले लोगे तो ये कंसीडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब अपनी मर्जी से तुम होमवर्क कर लो, कुछ भी कर लो। अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि SO2 मॉलिक्यूल के लिए बताओ, पहले तो ये बताओ SO2 लीनियर है कि नॉन लीनियर? नॉन लीनियर। क्यों? यही तो स्ट्रक्चर होती है SO2 की। अरे यही तो होती है, तो नॉन लीनियर है। तो SO2 के लिए निकाल लेना सब कुछ, इंटरनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन CP CV। और कौन सा दे दो नॉन लीनियर? NO3 नेगेटिव, इसके लिए निकाल लेना। ठीक है, कर लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तुम्हारा खत्म होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, हीट कैपेसिटी से रिलेटेड सारा कंसेप्ट। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, देखो जितने भी क्वेश्चन थे सब कराया मैंने, A to Z डिटेल में करा रहा हूँ। फिर भी तुम्हें कोई गड़बड़ नहीं आनी चाहिए और ना ही तुम्हें कोई गड़बड़ करनी चाहिए।